नमस्ते चारों थपलिया मैडम। पीएमसी वडोदरा आमंत्रित कर रहा है आपको आनापानसति ध्यान के लिए और स्वाध्याय बुक रीडिंग के लिए। बुक का नाम है तुलसी वनम। पूरी पीएमसी वडोदरा टीम और मैं अनिल प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम मैडम। आज चारू जी मैडम का दूसरा दिन है। प्रथम दिन को तुलसी वनम बुक का टीचिंग बहुत इजी सरल शब्दों में सबको समझ आ जाए ऐसा आपने पढ़ाया है मैडम। आपका शॉर्ट में मैं इंट्रोडक्शन करना चाहता हूं। पिरामिड मास्टर चारू जी मैडम दिल्ली से हैं। 12 साल की उम्र से ध्यान कर रही हैं। 2015 से पीएसएसएम से परिचय में जब आए तब से ध्यान का अभ्यास और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मैडम आप आध्यात्मिक सेशंस आप चालू कर सकते हो। वेलकम मैडम। नमस्ते अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बार फिर से पीएमसी वडोदरा की पूरी टीम को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज बहुत ही शुभ अवसर है जब हम लोग मिले हैं। बुद्ध पूर्णिमा का अवसर है, तो आज के दिन ध्यान करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ पूरे वडोदरा टीम के साथ। सो हम लोग पहले आधा घंटा ध्यान करेंगे और उसके बाद जो है पत्री जी की जो किताब है तुलसी वनम, उसके स्वाध्याय में लीन होंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप चश्मा पहनते हैं चश्मा उतार दें। मैं कुछ म्यूजिक लगाऊंगी अपनी ओर से। जी, घंटे हम आनापान सती ध्यान करेंगे। ध्यान की विधि बहुत ही सरल है। अपने पैरों को मोड़ लें, सुखासन में बैठ जाएं। अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो अपनी जो एड़ियां हैं उनको क्रॉस कर लें। उंगलियों को उंगलियों में डालें और अपने हाथों को अपनी गोद में रखें। आंखें बंद कर लें और आती जाती सांस पर ध्यान दें। सांस को नियंत्रित नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है। कोमल, सहज, निर्मल, जैसी आ रही है सांस, बस उसे ऑब्जर्व करना है, बस उस पर ध्यान देना। तो हम सब आंखें बंद करेंगे और बिना आंखें खोले, बिना कोई मंत्र जाप किए, बिना किसी भगवान की मूर्त अपने सामने कल्पना किए, बस आती जाती सांस पर ध्यान देंगे।
मिनट और आँखें नहीं खोलेंगे, आती जाती सांस पर ध्यान देंगे। आखिरी 5 मिनट
कि नहीं खोलेंगे। आती जाती सांस पर ध्यान देंगे। आखिरी 30 सेकंड बस आती जाती सांस पर ध्यान देंगे।
हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे 5 सेकंड के लिए और अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, बहुत ही धीरे धीरे। अगर आपके आसपास पानी है तो आप थोड़ा पानी पी सकते हैं। ध्यान में बहुत उच्च ऊर्जा हमारे शरीर में आती है। ध्यान के बाद थोड़ा पानी पीना अच्छा रहता है। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। वंडरफुल, अद्भुत, अच्छा ध्यान, आनापानसती ध्यान। वेरी गुड मैडम। जी सर, मैं सबसे ये अनुरोध भी करूंगी कि इस सेशन के बाद इस कड़ी को यहाँ रोके ना। आज सचमुच बहुत ही एक अद्भुत रात है, तो जितना समय संभव हो सभी लोग इस सेशन के बाद भी ध्यान जारी रखें। जितना हो सके आधा घंटा, 1 घंटा, पूरी रात आप उतना ध्यान करें। तो बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत है सभी का सेशन में। आज जो किताब है ये वही है जिसका हमने कल डिस्कशन शुरू किया था। तुलसी वनम, पत्री जी की ये किताब है जो पहले तेलुगु में उपलब्ध थी और अब इसका हिंदी, गुजराती और कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। तो आज सर का जो एक अध्याय है इस किताब का, उसका नाम है एक बुद्ध। तो मुझे लगा बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम जरा देखें कि पत्री जी ने बुद्ध होने के बारे में क्या कहा है। क्योंकि जो बुद्धत्व है, बुद्धाहुड, बुद्धाहुड एक स्टेट है। इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। कोई भी बुद्धा हो सकता है। हम जिन्हें बुद्धा के नाम से जानते हैं वो तो सिद्धार्थ गौतम है और वो एक बुद्धा है, लेकिन ऐसे कई अनेक बुद्ध हुए हैं। तो उस बुद्ध का क्या मतलब है, बुद्ध होने का, जो हम सुनते भी हैं, प्रोग्राम भी होते हैं, बुद्ध बनो बुद्ध बनो। पत्री जी जो कहते हैं कि हर बुद्धू को एक बुद्धा बनना ही है एक दिन। तो ये बुद्धा बनना, बुद्ध होना, क्या मतलब है इसका, क्या सर हमें समझाना चाहते हैं, आज हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। तो एक बुद्ध, इतनी सरल भाषा में पत्री जी ने यहाँ पर बताया है। कई बार जितना पढ़ते हैं सर के शब्दों को, देखने में भले ही जितने सामान्य लगे, लेकिन उतना ही गहरा ज्ञान उनमें होता है। तो ये मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी इस अध्याय को, फिर चर्चा करेंगे इस पर। एक बुद्ध अर्थात एक सामान्य व्यक्ति। एक बुद्ध अर्थात एक सामान्य व्यक्ति। हम लोग सोचते हैं बुद्ध होना मतलब बहुत ही एक अल्ट्रा, एक हाइटेंड स्टेट हो जाना या कुछ अलग हो जाना, बहुत ही एक ऊंची स्थिति हो जाना। लेकिन सर ने तो यहाँ उल्टा ही पलट दिया पूरे उसको। सर ने लिखा है एक बुद्ध अर्थात एक सामान्य व्यक्ति। एक बुद्ध अर्थात एक सामान्य व्यक्ति जो सर्वज्ञानी है। और ये हम पत्री जी में देखते भी हैं। उनका रहन सहन, खाना पीना, बोलना, मुझे लगता है हम सब में से सबसे ज्यादा सामान्य वही लगेंगे अगर हम उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम उन्हें देखेंगे। इतना कोमल, निर्मल, सहज, सामान्य उनका व्यक्तित्व लगता है देखने में। तो जितना ए.के. लियोनार्डो डा विंची का ये कोट भी है कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। जो जितना सामान्य रूप से रहता है, जितना सिंपल लाइफ जीते हैं, उतना सोफिस्टिकेटेड होता है वो आदमी। तो पत्री जी भी जैसे कहते हैं सिंपल लिविंग सिंपल थिंकिंग, सिंपल लिविंग सिंपल थिंकिंग। तो यहाँ पर उन्होंने वही लिखा है, एक बुद्ध अर्थात एक सामान्य व्यक्ति। एक बुद्ध अर्थात एक सामान्य व्यक्ति जो सर्वज्ञानी है। एक बुद्ध अर्थात मुझ में कुछ भी विशेषता नहीं है ऐसा जान लेने वाला। एक बुद्ध अर्थात अन्य लोगों में भी कोई विशेषता नहीं है ज्ञात करने वाला। एक बुद्ध अर्थात मैं एक शून्य हूं ऐसा जान लेने वाला। एक बुद्ध अर्थात सभी लोग शून्य हैं जान लेने वाला। एक बुद्ध अर्थात मैं एक महाशून्य हूं जान लेने वाला। एक बुद्ध अर्थात अन्य सभी लोग भी एक महाशून्य है ऐसा जान लेने वाला।
इसका क्या मतलब है? सर यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि मैं भी शून्य हूँ, तुम भी शून्य हो? इसका किसी नकारात्मक रूप में आप ना लें इसका मतलब कि बाकी लोग भी कुछ नहीं है, मैं भी कुछ नहीं हूँ। ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब यहाँ पर शून्य का मतलब क्या कि शून्य मतलब जहाँ कुछ नहीं है, एम्प्टी स्लेट, खाली है, पन्ना खाली है। तो खुद को भी उस तरह देखना कि मेरा पन्ना खाली है। मैं जैसे अपनी वास्तविकता बनाना चाहता हूँ, मैं वैसे बना रहा हूँ और वैसे ही और लोग भी कर रहे हैं अपने जीवन में। किसी को जज ना करना, किसी पर निर्णय ना देना, खुद को भी शून्य मानना, दूसरों को भी शून्य मानना। एक बुद्ध अर्थात अपने शरीर के साथ एकमयता या एक रूपता प्राप्त करने वाला। एक बुद्ध अर्थात अपने दैनिक साधारण दिनचर्या के कार्यक्रमों से तादात्म्य प्राप्त करने वाला। अब दैनिक कार्यक्रम अर्थात खाना, बैठना, देखना, बातें करना, सुनना, काम करना, पढ़ना आदि। काम करते समय काम करें, खेलते समय खेलें, यही है खुश रहने का तरीका। हम लोग कभी भी ज़ीरो स्टेट में क्यों नहीं होते? हम ज़ीरो क्यों नहीं होते? शून्य क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमेशा जैसे हम कुछ भी जैसे हम एडिशन हमें बचपन में सिखाते हैं, जोड़ना सिखाते हैं। 15 में 17 जोड़ो, तो हम वो कैरी फॉरवर्ड हमें सिखाते हैं। हाँ, कैरी फॉरवर्ड करो, ऊपर करो। तो ऐसा हमारा कैरी फॉरवर्ड चलता रहता है। खाते वक़्त हम ऑफ़िस की बातें सोच रहे होते हैं, ऑफ़िस का काम करते वक़्त बच्चों की बातें सोच रहे होते हैं। बच्चों के साथ काम करते वक़्त हम टीवी में क्या प्रोग्राम है, वो सोच रहे होते हैं। तो एक कैरी फॉरवर्ड पूरा चलता रहता है। हम कभी भी शून्य नहीं होते हैं। तो ये दैनिक कार्यक्रम में से खुद को निकालना मतलब ये नहीं, सर ने कभी भी ये नहीं कहा है कि आप जो आपका जीवन है, उसमें आप सांसारिकता से नहीं रहें। ऐसा कभी सर ने नहीं कहा। संसार में निर्वाण, सर का ये कहना है, संसार में निर्वाण। तो इसका मतलब क्या है? कि मतलब जो आप काम जब कर रहे हैं, उसमें पूरा 100% आप तल्लीन होकर उसे करें और फिर उसे छोड़ दें। डिटैचमेंट, अपने सारे धर्म निभाएँ, अपने सारे कर्म जो हैं निभाएँ, लेकिन उसके बाद उसे छोड़ दें। ज़रूरत से ज़्यादा उसमें ना जाएँ। भोगी भी बने, योगी भी बने। एक बैलेंस बुद्धाहुड यही है। जो बुद्धत्व है वो यही है, एक बैलेंस बना करके रखना। कि योगी भी बनना, भोगी भी बनना। ये बात भी गलत है। अगर आप बाल बच्चों वाले एक सांसारिक सेटअप में, जैसे हमें सर ने बोला है कि आप संसार में रहिए, शादी करिए, बच्चे करिए, आपके बच्चे भूखे हैं और आप ध्यान में लीन हो रखे हैं। 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, बच्चों को खाना नहीं दिया, उनको देख नहीं रहे, वो आपको बुला रहे हैं लेकिन आप ध्यान में मग्न हैं, तो ये भी ठीक नहीं। ये भी ठीक नहीं है। तो हमें जो भी हमारे धर्म है, उस धर्म को उस समय 100% निष्ठा से निभाना है। वही एक असली योगी का काम है, वही एक असली चैलेंज है यहाँ पर। वरना तो बहुत आसान है योगी बनना। सब कुछ छोड़-छाड़ के चले जाइए, पत्री जी ये क्यों नहीं हमें कहते? सब कुछ छोड़िए, जाइए हिमालय में। तो पर ऐसा नहीं करना है। बुद्धत्व का मतलब एक मध्य मार्ग पे चलना। बुद्ध ने हमेशा यही बोला है, मध्य मार्ग पर चलिए, मिडल पाथ। ना ज़्यादा आध्यात्मिकता से मतलब क्या है? कि इस तरह से अपने धर्म जो है उनका निर्वहन कर छोड़ना और पूरी तरह आध्यात्मिकता में ऐसे चले जाना कि आप पर जो निर्भर है, आप पर जो डिपेंडेंट है, उनका साथ छोड़ देना। ये भी नहीं करना है। ये भी नहीं करना है। तो एक मध्य मार्ग पर चलना है। यही एक बुद्धाहुड है। और इसीलिए सर कहते हैं कि जो लेडीज़ हैं, वो बहुत अच्छा आध्यात्मिक जो है प्रगति करती हैं, वो बहुत अच्छा ध्यान करती हैं। क्यों? क्योंकि लेडीज़ में ये पहले से ही ये चीज़ होती है। सबको देखना है, सबको उतना ही देना है। सबके साथ कैसे अच्छे से पेश आना है, ये लेडीज़ को बहुत अच्छे से पता होता है। ऑफ़िस, घर दोनों चीज़ें कैसे सँभालनी है। तो ये एक नेचुरली प्राकृतिक रूप से बहुत आसानी से आता है औरतों को। इसलिए आप अगर एक औरत हैं या फिर अगर आप आदमी और आपके घर में आस-पास औरतें हैं, तो उनको ध्यान ज़रूर सिखाएँ। क्योंकि बहुत अच्छे से ऊर्जा जो है औरतें ग्रहण करती हैं।
और उस ऊर्जा को बहुत अच्छे से औरों में बांटती भी है। तो सर यहाँ कहते हैं काम करते समय काम करें, खेलते समय खेलें, यही है खुश रहने का तरीका। एक लाइन का अगर सार, एक लाइन जिसपे हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, वो ये लाइन सर ने यहाँ पर दे दी है मेरे हिसाब से। काम करते समय काम करें, खेलते समय खेलें, यही है खुश रहने का तरीका। ऐसा कहा है ना एक समय के जगत विख्यात बुद्ध ने। एक बुद्ध अर्थात सामाजिक रूप से अपने कर्तव्यों में तादात्म्य प्राप्त करने वाला। एक बुद्ध अर्थात सकल प्राणी कोटि के साथ तादात्म्य प्राप्त करने वाला। बुद्धत्व इस शब्द का दूसरा नाम ही तादात्म्यता है। अपने शून्य के साथ तादात्म्यता, अपने बाध्य के साथ तादात्म्यता। असल में संघर्ष, संघर्ष जैसे शब्द के लिए स्थान ही नहीं है बुद्धत्व में। जो बुद्धाहुड की स्टेट है, जो मध्य मार्ग है, वहां संघर्ष जैसा शब्द है जिसमें लड़ाई झगड़े होना, जो ये स्थिति होती है, कॉन्फ्लिक्ट, ड्युअलिटी, द्वंद्वत्व, ऐसे शब्द के लिए स्थान ही नहीं है बुद्धत्व के स्टेट में, एक बुद्ध के जीवन में। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को मध्य मार्ग से लेकर के ही चल रहा है। आप कभी भी सोचिए हमारे जीवन में संघर्ष कब आता है? जब हम बहुत एक तरफ लीन हो जाते हैं, किसी एक तरफ एक्सट्रीम में चले जाते हैं, ज्यादा लीन हो जाते हैं किसी भी तरफ में। ज्यादा मीठा खा लिया, डायबिटीज हो गई, ज्यादा नमक खाया तो बीपी हाई हो गया। तो एक्सट्रीम, एक्सट्रीम में जाना ही, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, एक्सट्रीम में जाना। ऐसा नहीं है कि गुस्सा होना, दुख महसूस करना ये बुरी चीजें हैं। भावनाएं तो बनी है महसूस करने के लिए, हम धरती पर आए ही हैं भावनाएं कैसी होती हैं ये जानने के लिए। लेकिन किसी भी भावना में एक्सेस, ज्यादा तरह से लीन हो जाना। गुस्सा आ रहा है तो बहुत गुस्सा। अब हम दुर्वासा ऋषि को क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बहुत गुस्सा करते थे, बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे। तो जो एक्सेस, एक्सेस की भावना है। तो कुंभकर्ण बहुत ज्यादा सोते थे। एक्सेस हमेशा तमोगुण की तरफ दिखाता है। तो एक्सेस में कभी नहीं जाना है, मध्य मार्ग पर। भय, दुख, संशय, आवेश जैसे शब्दों के लिए स्थान नहीं होना ही बुद्धत्व है। प्रतिक्षण परिवर्तित होते हुए, रूपांतरित होते हुए, भारी बदलावों पर हल्की सी मुस्कान के साथ जो हल्की गंभीरता दिखाई देती है, वही बुद्धत्व है। दोबारा इसको पढ़ूंगी क्योंकि बहुत ही जरूरी लाइन है ये। प्रतिक्षण परिवर्तित होते हुए, रूपांतरित होते हुए, भारी बदलावों पर हल्की सी मुस्कान के साथ जो हल्की गंभीरता दिखाई देती है, वही बुद्धत्व है। तो आपके जीवन में जो भी आ रहा है, जो भी चुनौती है, उसको अगर आप उतनी गंभीरता से उसका सामना करें जितनी हल्की सी मुस्कान आपके चेहरे पर हो, तो इससे बड़ा बुद्धत्व का लक्षण क्या है बताइए? सर कहते हैं बुद्धों को वंदन, अभी तक बुद्धत्व को उपलब्ध सभी को वंदन, आगे बुद्धत्व को प्राप्त होने वाले सभी को वंदन। तो सर ने यहाँ इतने सिंपल वर्ड्स में, इतनी सरल भाषा में बता दिया है कि बुद्ध बनो जो है, जो पीएसएसएम का एक नारा बन गया है, बुद्ध बनो, बुद्ध बनो, उसका मतलब क्या है असल में? बनना क्या है हमें? हम लोग ऐसे तोते की तरह रटते तो रहते हैं, लेकिन समझते नहीं है कि सर असल में हमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो बुद्ध, बुद्ध क्या है, बुद्धत्व क्या है, वो हम समझेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो बनना कैसे है। और जितना ज्यादा हम उन लोगों की के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैंने कल भी कहा था, अगर आपको क्रिकेटर बनना है, जो टॉप के क्रिकेटर हैं, आप उनके जीवन के बारे में और जानेंगे। अगर आपको संगीतकार बनना है तो जो विश्वविख्यात संगीतकार हैं, आप उनके बारे में जानेंगे, उनकी टेक्निक्स देखेंगे। आप देखेंगे उन्होंने कैसे अपने जीवन में अपने डिसीजन लिए, चैलेंजेस को कैसे फेस किया। ऐसे ही अगर हमें बुद्ध बनना है तो कितने सारे बुद्ध हैं हमारे पास, कितने सारे उदाहरण हैं। हम उनके जीवन से सीखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि वही जब चुनौतियां उनके सामने आई तो उन्होंने कैसे उसका सामना किया। तो वहां से सीखेंगे, लर्न फ्रॉम योर आइडल्स। हम जो आइडल्स है हमारा, जो जिसे हम हीरो हीरोइन समझते हैं,
हम पिक्चर वाले जो एक्टर्स हैं उनको हीरो हीरोइन समझते हैं, पर असल में जो हीरो है, हीरो का मतलब क्या है? असल हीरो वही है, सर ने जो इसमें बोला भी इस अध्याय में, हीरो मतलब जीरो। जो जीरो है वही हीरो है, अगर आध्यात्मिकता में देखा जाए तो। अगर आप खुद को भी जज किए बिना, जो भी आपने आज तक जीवन जिया है वो जिए बिना, सुबह से जो भी जीवन जिया है रात तक, उसको भुला करके अगर आप रात को जीरो स्टेट में आकर के खुद से ये वादा कर सकते हैं कि कल मैं दोबारा जीरो से स्टार्ट करूंगा सुबह, तो बताइए हमारी आधी प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉल्व नहीं हो जाएंगी? अगर हम हर सुबह जीरो से स्टार्ट करें और हर दिन को जीरो पर एंड करें। ये कहने में बहुत आसान बात लगती है, लेकिन सबसे मुश्किल काम यही है, जीरो से दिन की शुरुआत करना, जीरो से दिन का अंत करना। लेकिन प्रैक्टिस के साथ, अभ्यास के साथ, इसीलिए हमेशा ध्यान अभ्यास कहा जाता है, अभ्यास के साथ सब कुछ मुमकिन है। जैसे पत्री सर कहते हैं, तमन्ना, तरीका, रियाज, तीनों चीजें होनी चाहिए। तमन्ना भी होनी चाहिए, एक डिजायर होनी चाहिए। जिनकी तमन्ना नहीं है वो ध्यान नहीं करते, और जिनकी तमन्ना है वो चाहे दिन में उनके पास 5 मिनट भी हो, वक्त निकालकर ध्यान कर ही लेते हैं। तमन्ना होना सबसे जरूरी है। सोल जो है वो डिजायर से ही बना है। थॉट्स नहीं होते सोल में बस डिजायर होती है। तो सोल में एक डिजायर थी कि मैं धरती पर जाकर के लाइफ कैसी होती है मैं महसूस करूं, तो सोल ने भेज दिया यहाँ पर, अंडर सेल्फ भेज दिया यहाँ पर। तो सोल में डिजायर होती है, माइंड में थॉट्स होते हैं। तो तमन्ना अगर है, तमन्ना है, फिर क्या करेंगे? तरीका ढूंढेंगे, कैसे करना है, हाउ। क्योंकि हमारा सवाल यही होता है कि चलो ये सब तो ऐसे हवा में वाली बातें होती हैं स्पिरिचुअलिटी की, करना कैसे है, एक्चुअली कैसे करना है? तो सर ने यहाँ तरीका भी बताया है। तरीका है स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, कि आप उनके जीवन से पढ़ें जो वो काम ऑलरेडी कर चुके हैं, और फिर उसको अपने जीवन में उतारें, धीरे 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 अभ्यास करें, रियाज करें। तीसरा शब्द जो सर ने यूज किया है, रियाज। तो अगर तमन्ना हो पर आप तरीका ना पता हो तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तमन्ना है, तरीका भी है, लेकिन रियाज नहीं है, तो भी कोई प्रगति नहीं होगी। हेलो, हाँ माफ कीजिएगा, शायद इंटरनेट का कुछ इशू था। तो ये तीनों चीजें हैं जो हमारे पास उतनी ही, एक इक्वालिटी में ये तीनों चीजें जब तक नहीं होंगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमें हमेशा लगता रहता है कि प्रगति क्यों नहीं हो रही है, मुझे प्रोग्रेस दिख क्यों नहीं रही, दिख क्यों नहीं रही। तो इसका भी सर ने हमें बताया है। जो सर ने लॉकडाउन के समय संदेश दिए थे, डेली मैसेजेस जो सर देते थे, सर ने उसमें ये भी बताया है कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसे नापी जा सकती है, कैसे नापी जा सकती है। अब हाइट तो देखिए, हम दीवार पे निशान लगा के मार्क कर लेते थे जब बचपन में थे, मेरी हाइट इतनी बढ़ गई। या सफेद बाल आ रहे हैं तो वो देख के भी हम निशाना लगा सकते हैं उम्र कितनी बढ़ गई। अब स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कितनी हो रही है, आध्यात्मिक प्रगति कितनी हो रही है, ये कैसे पता लगाएं? तो सर ने इसका भी तरीका बताया। सर ने बोला है कि आप जो भी काम कल तक कर रहे थे, अगर आज उसे आप थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं, मतलब प्रगति है। प्रोग्रेस का मतलब यही है, प्रोग्रेस का मतलब परफेक्शन नहीं है। हमें लगता है जब तक हम स्वामी विवेकानंद नहीं बन जाएंगे, जब तक हम ईसा मसीह नहीं बन जाएंगे, जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाएंगे, जब तक हम बुद्धि नहीं बन जाएंगे, तब तक हम क्या प्रोग्रेस हो रही है हमारी? इसका मतलब ये नहीं है। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, दैट इज ट्रू स्पिरिचुअलिटी। असली आध्यात्मिकता यही है, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। मतलब जो जिस पूर्णता की आप चाह में है, उससे बेहतर क्या है? प्रगति। प्रगति भले ही वो धीरे धीरे हो। कछुआ और क्या कहते हैं, खरगोश की जो दौड़ थी, तो पीएसएसएम में हम सब कछुए हैं। धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन निरंतर प्रगति, निरंतर अभ्यास।
रोज अपने लिए ध्यान अभ्यास, रोज ध्यान प्रचार, धीरे धीरे धीरे, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये रेस किसके साथ है? अपने ही साथ है, किसी और के साथ नहीं है। तो शून्य होकर के खुद को भी वो टाइम और स्पेस देना, खुद को वो अलाउ करना, प्रगति के लिए एक जगह छोड़ देना अपने जीवन में। जो कल भी मैंने कहा कि एक यांत्रिक तरह से अगर हम ना जिए, एक प्राकृतिक तरह से हम जिए, तो अपने आप जीवन में वो स्पेस बन जाती है, वो जगह बन जाती है, वो परिस्थितियां बन जाती हैं कि ऐसे लोग, ऐसे विचार, ऐसे आइडियाज, ऐसे ख्याल हमारे पास आते हैं जो हमें प्रगति की ओर ले जाते हैं। सो प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, यही है बुद्धाहुड। जो भी आपको कल पता था, आज आपको उसे थोड़ा सा ज्यादा पता है। यही है आध्यात्मिक प्रगति, यही है प्रोग्रेस, यही है बुद्धा। तो पत्री जी ने जो मैसेज भी दिया है कि जो PSSM है वो मैत्रेय बुद्धा कॉन्शियसनेस है, मैत्रेय बुद्धा की चेतना है PSSM। मैत्रेय, मैत्रेय एक मतलब दोस्ती, फ्रेंडशिप। तो इसीलिए आप एक दूसरे को, अपने परिवारजनों को, जो स्ट्रेंजर्स हैं उनको, जानवर हैं, पेड़ पौधे, प्रकृति, हर किसी को जब आप उस मैत्रेय के भाव से देखेंगे, और खुद को भी, हम खुद को भूल जाते हैं, हम खुद को उस मैत्रेय भाव से देखना भूल जाते हैं। अगर ज्यादातर देखा जाए तो सबसे कठोर हम खुद पर ही होते हैं, सबसे ज्यादा क्रिटिकल हम खुद पे होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमारी खुद से ही होती है। तो मैत्रेय भाव सबसे पहले, जो कल मैंने बोला, स्वधर्म, उसके बाद परधर्म। क्योंकि देखिए फ्लाइट में भी हमें क्या बोला जाता है कि पहले आप अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं, फिर दूसरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाएं। तो पहले मुझे अपने लिए ध्यान अभ्यास करना है, मुझे अपनी प्रगति देखनी है। क्योंकि अगर मैं एक प्रवचन देती रहूंगी, अपने लिए जो है अभ्यास नहीं करूंगी, अपने आप पर काम नहीं करूंगी, तो मैं दूसरों की मदद भी नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि कई लोग ऐसा महसूस करते भी हैं कि सेवा करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे हैं, पर फिर भी अंदर से वो संतुष्टि नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आप पहले अपने लिए तो देखिए, आपको अपने लिए क्या करना है, अपने लिए क्या आप रोज ध्यान अभ्यास कर रहे हैं? क्या आपके जो नकारात्मक विचार हैं आप उन पे रोज काम कर रहे हैं? क्या आप खुद को उस मैत्रेय भाव से देख रहे हैं? तो जब ये चीजें, बेसिक चीजें जब आप खुद को दे पाते हैं, उसके बाद हम दूसरों को और बेहतर रूप से, किसको क्या चाहिए उस हिसाब से हम दे पाते हैं। तो ये था पत्री जी का संदेश, जो मैं इस किताब से आज सभी को देना चाहती थी। और दोबारा मैं अनुरोध करूंगी कि ये ऐसे रत्न है, मैं कहूंगी अनमोल रत्न, जो पहले हम बहुत परेशान हुआ करते थे, क्योंकि ये हमारे लिए थे ही नहीं, मतलब ये तेलुगु भाषा में थे केवल, तो हमें पता ही नहीं था। तो ये बहुत कड़े परिश्रम के बाद हम हिंदी में, गुजराती में, अलग अलग भाषा में लाए हैं, ताकि हर पिरामिड मास्टर पत्री जी ने जो लिखा है उसे पढ़े। पत्री जी इतनी किताबें रिकमेंडेड करते हैं, हम सारी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन पत्री जी क्या कह रहे हैं, उनका लिटरेचर क्या है, हम वो ही नहीं पढ़ते। तो मैं ये अनुरोध करूंगी, गो बैक टू द बेसिक्स, एकदम जो बेसिक है, फंडामेंटल है, मूल है, उस पे वापस जाएं। सर ने क्या बोला है, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसपे सर ने टच ना किया हो, जो एक पिरामिड मास्टर के लिए जरूरी ना हो। तो हर एक टॉपिक पर सर ने बात की है, सर ने छुआ है। हम जितना इसे पढ़ेंगे, जितना इसे अपने जीवन में उतारेंगे, उतना ज्यादा हम प्रगति कर पाएंगे। तो ये था आज बुद्ध पूर्णिमा पर मेरा इस किताब तुलसी वनम से संदेश। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी को। किसी के कुछ सवाल हैं तो हम सवाल जवाब अभी कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन सभी यहाँ ध्यान में बैठे हुए हैं, सबको शुभ मंगल कामनाएं। आपने बहुत अच्छा कहा, सबको बुद्ध बनना है। बुद्ध तो एक था, वो चले गए, लेकिन उसने जो मैसेज दिया है, वो मैसेंजर थे, वो उसका मैसेज छोड़ के गए। तो मैसेज को हमको पकड़ना है, तो सबको हम बुद्ध बनना है। तो इसलिए कहा गया है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, तम्बम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो जो पत्री जी सर हैं,
जैसे, तो ये बुद्ध है। तो ये बुद्ध के शरण में जाना यानी कि जो भीतर से, अंदर से, बाहर से पूरा ज्ञान से भरा हुआ जो व्यक्ति इंसान है, उसके शरण में जाना। ये बुद्ध ने आनंद को कहा था। आनंद ने जब प्रश्न किया कि हे मैं तो चला जाऊंगा कल, आनंद, पर आनंद ने कहा कि आप तो चले जाएंगे, लेकिन आपका ज्ञान क्या है, हमको देके जाओ। तो बुद्ध ने कहा कि भाई बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि जो जागा हुआ व्यक्ति है, संपूर्ण ज्ञानी है, उसके शरण में जाना। दूसरा, ये न मिले कोई व्यक्ति, तो बोला कि भाई धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म का अर्थ होता है संदेश, संदेश। હા પણ અનિલભાઈ અત્યારે મેડમ પૂછે છે કે આપણે કાંઈ સવાલ છે એમના પ્રવચન. એટલે આજે બુદ્ધનું છે એટલે સંદેશો હું આપી દઉં થોડો. હા મેડમે તો તરત ઓકે આપ્યો છે. ઓકે ઓકે ઓકે. तो धम्मम शरणम गच्छामि, तो जो संदेश है, जो भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया, भगवान कृष्ण जो मैसेंजर थे और अर्जुन जो था, तो वो मैसेंजर रूप में गीता अभी मैसेज रूप में है। तो मैसेंजर तो दोनों चले गए, अर्जुन भी नहीं रहा, कृष्ण भी नहीं रहा, मैसेज है गीता रूप में। तो धम्मम शरणम गच्छामि अर्थ है कि जो पत्री जी सर जैसे जो हैं विद्वान, जो बुद्ध जैसे, उसका जो मैसेज जो दे रहे हैं, वो उसको पकड़ना है। तो उसका अर्थ है धम्मम शरणम गच्छामि। और संगम शरणम का अर्थ है कि जो कम्युनिटी बनाना, संघ में जाना। जो आज हम सब बैठे हैं ध्यान में, संघ रूप में, जो पत्री जी ने पूरा ध्यान जगत बनाया है, इस संघ बनाया है, PSSM बनाया है, PMC बनाई है। क्यों बनाया? ये संघ है एक हमारा परिवार पत्रीजर का। तो ये संघ में जुड़े रहना, तो इसका मतलब है संगम शरणम गच्छामि। तो ये बहुत बुद्ध का संदेश बहुत अच्छा लगा है। और ये बुद्ध ये कह के गए हैं, लोगों ने अलग पकड़ लिया है, लेकिन यही सही संदेश है। जो तुलसी वनम में जो आपने पढ़ाया बुद्ध के बारे में, वो भी एकदम सही है। तो पत्री सर ने बहुत सरल भाषा में ये लिखा है और आपने भी सरल भाषा में समझाया। तो मैडम मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ वडोदरा की टीम से। और किसी का जो कोई प्रश्न हो तो कर सकते हो। तो रोहित भाई, आप कोई प्रश्न हो तो कर सकते हो। मैम thank you so much for your words of wisdom. It was so enlightening. But आपने जो दो कड़ी की बात की, you know, ज्ञान और अनुभूति, तो मैं थोड़ा can you please just throw some light on that? It would be very nice, ma'am. ज्ञान और अनुभूति, ये तो मैंने टच नहीं किया था सर। कुछ आप और नहीं, आपने इनिशियली जो बोला ना कि whatever you perceive and whatever is your goal, see, that is what I understood and that is what I wrote it here. But if I'm wrong, can you just explain something on this, please? Thank you so much. ओके, ज्ञान और अनुभूति पे आप चाहते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन सर? तो हाँ, दोनों अलग होते हैं सर, ज्ञान और अनुभूति। क्योंकि जैसे पत्री सर ने हमें 4 तरह के चक्षुओं के बारे में बताया है। एक होता है चरम चक्षु, जो फिजिकल आईज हमारी होती है। दूसरा होता है मनोचक्षु, जो मन की आंख जिसे हम कहते हैं, मनोचक्षु। तीसरा होता है दिव्य चक्षु, यानी जो थर्ड आई हमारी होती है। और चौथा होता है ज्ञान चक्षु। तो जो अनुभूति हमें होती है वो पहले 3 चक्षुओं से होती है। कोई भी अगर कुछ भी अगर हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, किसी भी तरह का अनुभव अगर हो रहा है, तो या तो वो हमें फिजिकली देख करके होगा, या दूसरा क्या मनोचक्षु में मन में हमारा कुछ विचार उठता है,
वहां पर होता है, अनुभूति उस लेवल पर होती है, या तीसरा जो है हमारा ये दिव्य चक्षु जो है, थर्ड आई जो है उस लेवल पर होती है। लेकिन अब ये तीन है तो इसके बाद ज्ञान चक्षु की फिर क्या जरूरत होती है, क्योंकि इन तीनों का, ये जो पहले तीन चक्षु हैं उससे जो अनुभूतियां हमें प्राप्त हुई हैं उनका मंथन करने पर जो हमें ज्ञान मिलता है उसी से ही ज्ञान चक्षु जो है उत्तेजित होता है। वरना देखिए ऐसे बड़े बड़े मास्टर्स भी थे, रावण थे, बहुत बड़े मास्टर थे, बहुत उन्हें अनुभूति, बहुत ज्ञान था, मतलब ज्ञान था, लेकिन उनको उस ज्ञान का मंथन नहीं कर पाए, वो केवल दिव्य चक्षु के ही लेवल पर वहीं पर रह गए। हिरण्यकश्यप थे, क्या इन ये जो मास्टर्स थे, मास्टरी की कमी नहीं थी इनके पास, मास्टरी की बिल्कुल कमी नहीं थी, लेकिन ये उसका मंथन करके जो ज्ञान है, ज्ञान नहीं ला पाए उस चीज से, तो इसीलिए वो दिव्य चक्षु के लेवल पर ही वहां पर रह गए। तो इसलिए पत्री सर ने हमें ये 4 तरह की जो चक्षु है वो भी बताया है कि सबसे जरूरी जो है, जो हम सबको विकसित करना है, दिव्य चक्षु पर ही हमें रुक नहीं जाना, थर्ड आई लेवल पर ही रुकना नहीं है। ज्ञान चक्षु, वो दैट शुड बी द गोल। केवल अनुभूति जो है, अनुभव जो है, एक्सपीरियंस जो है, दैट शुड नॉट बी द गोल। क्योंकि ऐसे कई लोग भी होते हैं जिनको बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं पर वो छोड़ देते हैं, उस चीज में ज्यादा जाते नहीं है डीप। तो जितना हम डीप जाएंगे उतना ही, अब समंदर में भी देखिए हम हर एक जो एक लेवल होता है, सी लेवल, उसमें अलग अलग तरह की मछलियां मिलती हैं। तो अगर हमें बहुत ही एक रेयर किस्म की, कोई एग्जॉटिक किस्म की कोई ऐसी मछली देखनी है जो औरों को ना दिखे, तो हमें उतना ही गहरा जाना पड़ेगा समुद्र। तो इसमें कोई भी चीज अच्छी और बुरी नहीं है, ये बस एक चुनाव है, ये बस एक चॉइस है। अगर आपको अलग अलग तरह की रंग बिरंगी मछलियां देखनी है तो आप ऊपर के स्तर पर भी रह सकते हैं, इसमें कोई कोई गलत बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा देखना है जो बहुत ही एक अद्भुत चीज हो, जो उतनी आसानी से नहीं मिलती हो, तो आपको गहरा जाना पड़ेगा। तो मेरी तो ये समझ है सर, अनुभूति और ज्ञान के मामले। You answered so many questions. Yes, शुरुआत में I forgot to write down the few things, but whatever you have concluded now is the ultimate, and I just bow down to you for your knowledge. Thank you, you so much, Atma Vandan ma'am. Thank you. सुजाता मैडम बोलिए आप। नमस्ते मैम, हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। सॉरी मैम, मिस वीडियो नहीं ऑन कर पा रही हूँ मैं आज। एंड रियली मीन्स वंडरफुल सेशन मैम, अगेन वंस अगेन। जैसे कि मिस पूरा बुद्ध जी मिस आंखों के सामने मिस वो उसका हो गया, कॉन्शियसनेस आ गया था। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल शेयरिंग एंड दैट सिंप्लिसिटी, जैसे आपने बताया था। यस, लाइफ इज सो सिंपल एंड एवरीथिंग इज सो सिंपल मैम। So for that simplicity and for that Buddhatva, again, once again, means thank you and deep, deep gratitude, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, I forgot to mention about the simplicity, ma'am. Excellent, excellent simplicity and the words of wisdom. Once again, thank you, Atma Vanda. Thank you, sir. दर्शिता मैडम। यस, कहिए कहिए आप। नमस्ते मैम, आत्मा वंदन जी। और सबसे पहले रोहित भाई बहुत बहुत थैंक यू इतना अच्छा क्वेश्चन पूछने के लिए। रोहित सर बहुत बहुत शुक्रिया। और मैम आपने जो आंसर दिया, रोहित सर ने जैसे बोला कि अमेजिंग अमेजिंग, और आपने जो शून्य की बात की, आज से हमें वो शून्य की तलाश करनी है। थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली कल मुझे सुनने का मौका नहीं मिला था आपको, पर अमेजिंग मैम, अमेजिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुमार साहब। हाँ, एक बात फिर से मैं यहाँ दोहराना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक मास्टर के पास हिमालय में गया था और जभी गर्व से तभी मैं जुड़ा हुआ था समर्पण ध्यान क्षेत्र से। तो वो मास्टर ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा, और जब भी मैम आपने आज बताया शून्य,
तो वो मास्टर में मेरे पे गाल पे तमाचा लगा दिया था कि शून्य तो कुत्ता भी होता है, कुत्ता जब बैठता है वो भी शून्य में ही होता है, लेकिन कुत्ता और मनुष्य में क्या फर्क होती है। तो मैं कुछ नहीं बोला। उसके 2 दिन के बाद उस मास्टर ने मेरे को बताया कि वो जो अंदर होता है वो ही हमसे कुत्ता और मनुष्य से अलग करते हैं। बाकी ध्यान में तो कुत्ता भी बैठता है। बस वो बात मैं आज शेयर करना चाहता हूँ। जी जी सर, नहीं ये बहुत अच्छी आपने अच्छा पॉइंट टच किया कि शून्य में तो है, जैसे प्रकृति का हर एक जो जीव है वो शून्य में ही रहता है, लेकिन मनुष्य में और किसी भी और जीव में क्या अंतर है कि मनुष्य ये करने का चयन कर सकता है। चॉइस, ह्यूमन बीइंग्स कैन मेक दैट चॉइस। तो उस जागरूकता में रह करके चयन करना सिर्फ मनुष्य योनि जो है उसमें ये चीज उपलब्ध होती है। तो फ्री विल जो है ये केवल मनुष्य के पास उपलब्ध होती है। तो थैंक यू सर, थैंक यू इस पॉइंट को Exactly. I am so humble. Thank you so much. कुमार साहब कुछ कहिए आप। बस थैंक यू है, हमारे पास इतना अच्छा ध्यान और ज्ञान दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड। और किसी को कोई बोलना है तो बोल सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा है, सब ये मंच हमारा ही है, इसमें कुछ है नहीं कि भाई दूसरे का, ऐसा नहीं। पीएमसी सबकी है, वडोदरा यहाँ बैठे हुए सबका है, तो सब बोल सकते हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। मैं सबको मौका देता हूँ। बोलिए, आप कुछ बोलिए, बोलेंगे तो कुछ बुद्ध तत्व प्राप्त होगा। अंदर से बुद्ध तत्व है, भरा है सब में, लेकिन बाहर निकालिए। मुझे लगता है मनीषा जी शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं, पर आपकी आवाज नहीं आ रही है मनीषा जी। हेलो, आ रही है अभी? जी जी जी। अच्छा, आत्मबंध मैम, बढ़िया ज्ञान सत्र भी था और ध्यान भी, और सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत शुभकामना। शुद्ध हो तुम बुद्ध हो। और बुद्ध ने कहा था ना कि लास्ट में अपो दीपो भव। मैं सबको भी याद कराना चाहूंगी, मुझे भी वो लाइन याद आई इसलिए कि खुद का दीपक तू खुद ही है, कहीं पे और नहीं जा तू, अंदर से तू जगा उसमें सब आ जाता है। और मैम आपने जो बताया पत्री जी महाराज का तरीका, तमन्ना तरीका और रियाज, वो मुझे याद रह गया अभी। उसमें सब आ जाएगा, हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर लेंगे सतत निरंतर से। वो सबको हो जाए। मैं आपको सबको विशेष करती हूँ, बुद्धत्व प्राप्त हो, बुद्धाहुड प्राप्त हो। थैंक यू। थैंक यू, कितना अच्छा संदेश दिया मैम ने जाते जाते। अपो दीपो भव। देखिए सारी चीजें हमें सारे मास्टर्स सब बता करके चले गए। पत्री जी ने हमारे आगे थाल भी परोस दिया है, अब हमें बस अपना हाथ उठा करके उस निवाले को अपने मुंह में डालना है। इतना आसान धरती पर कभी नहीं हुआ है ये काम। जितनी इंफॉर्मेशन अभी धरती पर है हमारे पास, ये कभी भी ऐसा समय नहीं आया है इंफॉर्मेशन एज में कि एट द टिप ऑफ आवर फिंगर्स, मतलब हमारे एकदम सामने है सब कुछ। पर हमारा यहाँ पर काम क्या है कि सारा थाल अगर आगे लगा है फिर भी हाथ आगे बढ़ा करके हमें ही निवाले को मुंह में लेना है। तो अपो दीपो भव, जब तक हम वो नहीं करेंगे, भले ही सब कुछ हमारे आगे सारे मास्टर्स ने पेश कर दिया है, लेकिन फिर भी वो हमें ज्ञान नहीं मिले। तो बहुत अच्छा संदेश दिया आपने मैम, थैंक यू सो मच हम सबको ये याद दिलाने के लिए। थैंक यू। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेरी वाइफ और मैं लैक ऑफ एनर्जी के लिए हम ध्यान में बैठते हैं, लेकिन वो इतना रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं हम लोग। तो हमारे एनर्जी कैसे बढ़े हैं, इसके बारे में कुछ हिंट देंगे आप? देखिए, एक तो हम फिजिकल लेवल पर ये मापना शारीरिक रूप से कि ऊर्जा मिल रही है ये नहीं,
क्योंकि हमें नहीं, हमारे जैसे 7 शरीर होते हैं, 7 बॉडीज। तो जब हम ध्यान में बैठ रहे हैं तो कहाँ ऊर्जा जा रही है ये हमें पता नहीं रहता। तो शून्य में रहना भी एक तरह से इसका मतलब ये है कि आप जज ना करें कि अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम ध्यान में बैठे और हमें एक ही तरह का कुछ रिजल्ट मिले, अगर वो हमारी एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं, तो वो भी शायद सही नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो ऊर्जा हमारे अंदर है। अब आप देखिए, जब हम खाना खाते हैं, उसी उदाहरण को अगर लिया जाए, तो खाना एक बार हम खा लेते हैं, उसके बाद हम ये थोड़ी बैठ करके देखते रहते हैं कि अरे अभी खाना इसोफेगस में चला गया, अरे अभी खाना ये यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, या खाने का डाइजेशन पूरा प्रोसेस कहाँ कहाँ जा रहा है, किस अंग में ऊर्जा दे रहा है। नहीं, हम तो मुंह में डालते हैं, स्वाद अच्छा लगता है, खाते हैं, ऊर्जावान लगता है, उसके बाद भूल जाते हैं खाने को। खाना अपने आप उसको जैसे जैसे हमें ऊर्जा देनी होती है वो देता रहता है, जिस इस भाग में ऊर्जा देनी होती है वो खाना देता है, अपना काम करता है। तो ऐसे ही ध्यान भी है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वो जो कॉस्मिक एनर्जी जो है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जब हमारे अंदर आती है, उसको अपने आप पता होता है कि कहाँ कहाँ कैसे अपना काम करना है। तो जितना प्राकृतिक रूप से हम उसको उसका काम करने देंगे, वो अपने आप वैसे वैसे काम करेगी हमारे अंदर। तो पर हमें ये देखना है कि हमारी ऊर्जा जा कहाँ रही है। क्योंकि अगर अगर आपको लग रहा है कि उतना हम ध्यान कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा, मतलब हमारी नेट बैलेंस जो है एनर्जी का, कहीं ना कहीं वो एनर्जी लॉस ज्यादा हो रहा है गेन से ज्यादा, इसलिए वो उतना गेन का पता नहीं लग रहा। तो ये देखना है कि एनर्जी लॉस कहाँ पर हो रहा है, कि क्या हम ऐसी चीजें सोच रहे हैं जो अनावश्यक है, क्या हम ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जो अनावश्यक है, ऐसी परिस्थितियों में खुद को डाल रहे हैं जो अनावश्यक है, ऐसे कर्म कर रहे हैं जो अनावश्यक है, अननेसेसरी। अगर कुछ कुछ भी हम ऐसा जीवन में कर रहे हैं जो अननेसेसरी है, नॉट रिक्वायर्ड, तो वहां भी ऊर्जा हमारी धीरे धीरे कम। क्या हम इतनी बातें कर रहे हैं, घंटों घंटों फोन पर हैं, क्या ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे हमारी ऊर्जा जा रही है? क्या टीवी में हम हमेशा ऐसी ही न्यूज देख रहे हैं जो नकारात्मक हो, जो हमेशा नेगेटिव ही बता रही है, दुनिया में हर जगह बुराई बुराई ही चल रही है, वो देख करके हमारी एनर्जी डाउन हो रही है? क्या हम ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जिनसे जो हमारी एनर्जी डाउन कर रहे हैं? तो उस चीज पर फिर आप जागरूकता और बढ़ाएं। लेकिन जो ऊर्जा है जो अपने आप, वो तो खाने की तरह, हमने खाया अपने आप काम करेगा, तो वो ऊर्जा अपने आप काम करती। बस आप ये देखिए कि जो ऊर्जा मिल रही है, अब खाने का भी ऐसा ही है। हम खाना खा लेंगे और उसके बाद अगर रोज 50 किलोमीटर दौड़ेंगे, तो अगर आप मैराथन रनर नहीं है या अगर एक एथलीट नहीं है, तो ये आपके लिए अनावश्यक है। तो जो ऊर्जा खाना खा के मिलेगी वो वहां पर निकल जाएगी और हमें लगेगा अरे हम थक क्यों रहे, हम थक क्यों रहे। तो ये देखना है कि जो भी हम कर रहे हैं लाइफ में, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मेरे लिए अभी आवश्यक नहीं है, उन चीजों को धीरे धीरे जीवन से हटाना, ये भी एक मास्टरी है। तो आप शायद ये देखिए सर, ये मेरा सजेशन रहेगा, क्या पता इससे आपको कुछ बेहतर महसूस हो। Ma'am, एक्चुअली क्या है कि only एक मिनट one रोहित भाई, thing I wanted to add here is एक मिनट रोहित भाई। Kumar साहब, एक फेथ की कमजोरी, ये शायद कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो फेथ है ना, वो आपको इस रास्ते पे लेके आएगा। और हमको नहीं मिल रहा है, आप बोल रहे हो कि हमें ये नहीं महसूस हो रहा है, तो यू आर गोइंग नेगेटिव। So what with Atma Vandan, I would say that try to just focus. I'm not a great master on anything, but this thought propped up, and I would like. I just popped in between. Thank you so much, Atma. इसमें क्या है कि एट प्रेजेंट जो है मैं पूरा ध्यान में हूँ और बिल्कुल फ्री हूँ दुनिया से। पूरा दिन मौन में, एकांत में और ध्यान में मैं बैठता हूँ। लेकिन जो पास्ट लाइफ हुई है, मैं एक बड़े, हमारे जो जिंदगी बचपन और जो जवानी रही, वो बहुत तूफानों से मैं गुजरा हूँ। तो वो जो पास्ट जो है, वो जो मेरे बॉडी और माइंड को पूरा डिस्ट्रॉय कर गया, उससे मैं
अभी तक अपने आप को रिकवर नहीं कर पाया हूँ। और मेरा और मेरे वाइफ का यही प्रयास है कि अभी ध्यान में मैं बैठता हूँ 3-3, 4-4 घंटे ध्यान में। आज सुबह को भी 3 बजे ध्यान में बैठा, 6 बजे तक ध्यान में था। लेकिन ध्यान में बैठते हैं न ब्रीथ पता चलता है, न थॉट, बस कुछ पता ही नहीं चलता है क्या भीतर होता है। 5:45 बजे मुझे पता है मैं ध्यान से बाहर आया। 3 बजे ध्यान में बैठा था, यहाँ तो मैं सो गया था। ब्रीथ का तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। और थोड़ी बॉडी और माइंड में इतना वो संस्कार पक्के हो गए हैं जो मैं अभी अपने आप को रिलीज नहीं कर पा रहा हूँ। लास्ट 20 बरस से मैंने ओशो को फॉलो किया। लास्ट मार्च से मैं पीएम से जुड़ा हूँ। तो मेरे अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। इसके लिए मैं किसी से गाइडेंस चाहता हूँ कि कहाँ पर भूल हो रही है। फिर मुझे तो लगता है आपने खुद का जवाब खुद ही दे दिया। आप खुद ही बताते हैं कि जो आपके पुराने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको पीछे खींच रहे हैं। तो अगर देखिए टग ऑफ वॉर है, फ्यूचर और पास्ट में टग ऑफ वॉर चलता रहेगा, तो गाड़ी कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो जब हम ध्यान का मतलब यही है, मुझे ऐसा लगता है कि एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। एक तरफ से जो है फ्यूचर जो सेल्फ है हमारा वो टग खींच रहा है रस्सी को, और एक तरफ से जो पास्ट सेल्फ है वो खींच रहा है, और हम बीच में खड़े हैं। जो हमारा प्रेजेंट सेल्फ है वो ना टस से मस हो पा रहा है, क्योंकि दोनों ही उतनी ही पावरफुल है एनर्जी, पास्ट की भी और फ्यूचर की भी। तो शून्य में हो जाना, दोनों को रिलीज कर देना, पास्ट को भी रिलीज कर देना, फ्यूचर को भी रिलीज करना। वो रिलीज करके क्या होगा, दोनों ने रस्सी छोड़ दी। अगर दोनों टीम ने रस्सी छोड़ दी तो फिर वो रस्सी जो है वो उतनी टॉट नहीं रहेगी, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, ऊर्जा वहां जाएगी नहीं, क्योंकि लड़ाई तो कोई है ही नहीं। जीवन तो हमारा ही है, पास्ट भी हमारा ही है, प्रेजेंट भी हमारा ही है, फ्यूचर भी हमारा ही है। तो लड़ाई किस बात की, वो खींचना, वो कश्मकश किस बात का। तो जब उस रस्सी को ढीला छोड़ देंगे, ना पास्ट से कोई हमें गिला शिकवा रहेगा, ना फ्यूचर से कोई एक्सपेक्टेशन रहेगी, बस प्रेजेंट में जी रहे हैं। उस रस्सी को हमने खींचना छोड़ दिया, तो जो है वो ऊर्जा हमारी इधर उधर नहीं जाएगी। तो आपने जवाब तो सर अप्पो दीपो भव, आप तो वहां पर पहुंचते हैं। Very nice. और जो सर एक्सपीरियंस बता रहे थे, ये भी बहुत ये एक एडवांस स्टेट होती है ध्यान की। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम नींद में हैं। जब हम ध्यान में चले जाते हैं, इसका मतलब शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा आ रही होती है। जब शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा आ रही होती है ध्यान करते समय, उस समय कई बार हमें लगता है कि शायद हम सो गए। मतलब एक वो टाइमलेसनेस का हमें एक वो अनुभव होता है कि जैसे समय ही नहीं है। एकदम आंखें बंद करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, अचानक से उठते हैं तो देखते हैं 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। तो ये नींद नहीं होती, एक ध्यान की एक उच्च स्थिति होती है। तो मिल रही सर, तो मैं तो कहूंगी आप उसके लिए चिंता ना करें, आपके तो बहुत अच्छे अनुभव हो ही रहे हैं। बस जैसा रोहित जी ने कहा कि आप वो फेथ रखिए, वो फेथ के साथ जब पढ़ते रहेंगे, यू आर द प्लेसिबो, जैसे जो किताब है डॉक्टर जो डिस्पेंजा की, उन्होंने भी यही कहा है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। जब तक हम फेथ रखेंगे तो अपने आप जो है सारी चीजें और वो कश्मकश में नहीं रहेंगे, खींचातानी नहीं करेंगे पास्ट और फ्यूचर की, तो अपने आप सब चीजें जो है लाइन में आ जाएगी। और मास्टर उनके यहाँ कल एक संदेश मिला। हम मेडिटेशन करने गए थे और एक भाई ने क्वेश्चन किया, तो जो साक्षी उनके आई डोंट नो वेदर उनके पिताजी थे, और बट उन्होंने जो रिप्लाई दिया कल, मैं पूरी रात वो सोचता रहा। और उन्होंने एक ही जो साक्षी भाव का संदेश दिया। कुमार सर, आपका पिताजी है क्या दादाजी है? नहीं, मेरे वो को महात्मा थे, कबीरपंथी महात्मा थे वो। हाँ, वो बट एक्सलेंट एक्सलेंट। उन्होंने जो कुछ साक्षी भाव के लिए बताया, किसी और का प्रश्न था, लेकिन जो भी बताया एक्सलेंट एक्सलेंट। Madam, thank you so much for your wisdom, and I would like to connect you. And when can I call you personally? What is the best time?
के लिए, सेंटर के लिए बात करनी थी, हम जरूर करेंगे। अनिल से आप ले लीजिएगा कांटेक्ट, हम कनेक्ट हो जाएंगे। जरूर हम बात करेंगे इस पे से, जरूर। ओके ओके, चलिए, Sure, बहुत sir. बहुत Thank you. शुक्रिया पूरी आत्मा वडोदरा वंदन। टीम। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर सभी से जुड़कर। किसी को कहना है कोई क्वेश्चन? वीर सिंह भाई, कुछ प्रश्न करना है? बुद्ध पूर्णिमा है इसलिए कह रहा हूँ, फोर्स दे नहीं रहा हूँ। नहीं सर, मेरे एक कुमार जी ने अभी जो बताया ना, मैं यस यस, उनसे एक ही बोलिए। रिक्वेस्ट करता हूँ, कि जो आपका जो पास्ट है वो पत्री जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके ओके, थैंक यू सर। वेरी गुड। आप उनको जो है अपना गुरु जो दक्षिणा आपने देते हैं, गुरु दक्षिणा के हिसाब से उनको दे दीजिए कि ये पूरा जो मेरा पास्ट है आपके चरणों में समर्पित है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी सर जी। ओके सर, थैंक यू। तो मैडम आज का सेशंस बहुत अच्छा रहा। पूरी बड़ौदा टीम आपको धन्यवाद करती है, और जब हम बुलाए तो फिर बड़ौदा जूम पर सेशन पर प्लेटफॉर्म बनाए रखिए। जरूर सर, जरूर। तो सुजाता मैडम कैसे करें अभी सेशंस को? Madam, it was wonderful. These 2 days were excellent. I'm so deeply in gratitude to you. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Yes, wonderful. Thank सभी को शुभ रात्रि, और गुजारिश करूंगी कि सेशन के बाद भी आप अपना ध्यान जारी रखें, और आज Yes. जो है इतनी ऊर्जा है, वो उतनी ज्यादा ऊर्जा आप अपने अंदर समाहित करें। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you so much. Definitely. अब बैठने वाले हैं, ध्यान में ही बैठेंगे अभी। चलिए।